तो मेरे प्यारे बुतरू बच्चा बउआ और बाबू सभी को राम राम। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इसका थ्योरी देखा था और इसका सॉल्यूशन कोई क्वेश्चन नहीं किया था। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन देखो हमारे पास है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ जो किसकी वैल्यू क्या है 1.386 पर मिनट है। ओके, और हमसे पूछा है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 8 मिनट। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम। टी हाफ निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो टी हाफ इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है 0.693 अपॉन के। तो के की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कितना है, हाँ 1.386। तो बस उसको यहाँ पे रख दो और सॉल्व कर दो। ऐसे ही दिख रहा है वो आपको क्या आने वाला है, हाफ मिनट आने वाला है ना, 1/2 मिनट। सिंपल है। तो बस अब देखो जो हमने फार्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास का वीडियो अगर जो आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लो, वहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे कि आर टी यानी कंसंट्रेशन एट नी टाइम इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1/2 टू द पावर एन होता है ना। ठीक है, तो टी हाफ हमारा यहाँ पे आ गया 1 मिनट, और एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम्स जितना टी हाफ के हो, या टी हाफ का ऐसा बोल सकते हैं जितना गुना हो, है ना, मल्टीपल। तो डिवाइड करते हैं गिवन टाइम को किससे, हम लोग हाफ टाइम से। ओके, तो यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ एन कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, है ना, गिवन टाइम टी और अपॉन टी हाफ से। तो कितना आ जाएगा आपको पता चल रहा होगा, 8 मिनट दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम हाफ आया है, तो टी बाई 1/2 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा आंसर, मिनट से मिनट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन गया हमारा क्या 16, एन की वैल्यू 16 आ गई, है ना। तो पहले ध्यान रखना हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। ओके, तो देखो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था आर इक्वल्स टू यानी आर टी इक्वल्स टू, तो आर एट टी क्या यहाँ पे 8 मिनट है, तो उसको सीधा सीधा लिख देते हैं। 8 मिनट पे कंसंट्रेशन क्या होगा, आर नॉट इंटू 1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 16। तो देखो सिंपल डायरेक्टली आ गया आंसर। अब जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे आपको इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी, है ना। अगर जो आपसे क्या पूछेगा एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब मोलर में 2 मोलर 1 मोलर, तो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी वहाँ पे, 6 7 8 ऐसा कुछ आएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। ओके, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, जो हमने फार्मूला पढ़ा था उससे भी सोल्व कर सकते हो, बस उससे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी सोल्व करने में और कुछ नहीं। क्या पढ़ा था फार्मूला याद है, के इक्वल्स टू, हाँ 1/T2 - T1, याद करो ये वाला फार्मूला 1/T2 - T1, और ln, हाँ T2 है तो क्या हो जाएगा ऊपर ln R1/R2 हो जाएगा। ओके, तो बस यहाँ पे के की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है, उसको पुट कर दो यहाँ पे और आंसर निकाल लो, है ना। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से देखो, और बताओ आंसर सेम आ रहा है या नहीं कमेंट में। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी वो है सब पे भारी, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के हमें याद ही नहीं आता है कि हम इसको हमें यूज करना है इसको। ओके, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पे कि अगर जो सेम फ्रैक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि जैसे 10-10% करके कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है या 20-20% करके, तो क्या लगेगा वहाँ पे, जो सेम टाइम इंटरवल लगेगा। ठीक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ या इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कंप्लीट करता है आगे। ठीक है, तो सपोज आर से पी बन रहा है कोई रिएक्शन में, और इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट मान लिया। ओके, तो देखो यहाँ पे 20% अगर जो हम लोग मान रहे हैं कंप्लीट होने में, सपोज मान लिया कि 50 मिनट है, मैथ्स वाला को तो कोई दिक्कत नहीं होता है मानने में, ये इसमें आगे रहते हैं सबसे। तो 20% कंप्लीट होने का क्या मतलब है, इसके पास अब 0.8 बचा होगा, है ना, या 80% जिसको बोल सकते हो बचा हुआ है, एक में से 20% चला गया तो कितना होगा 0.8 ही होगा। अब 0.8 से 20% जाने में ध्यान रखना, इसका 20% कंप्लीशन का मतलब स्टार्टिंग से नहीं है, स्टार्टिंग से 40% हो जाएगा वो, तो सेम टाइम लगेगा, कितना 50 मिनट ही लगेगा। ठीक है, तो 0.8 का 20% क्या हो जाएगा, 0.8 से अगेन मल्टीप्लाई कर दोगे, 80% यानी बचा होगा, तो 0.8 × 8 क्या हो जाएगा 64, और ये 0.64 R0 बन जाएगा। ओके,
तो 0.64 का 20% और कंप्लीट करेंगे तो फिर से क्या होगा, 50 मिनट ही लगने वाला है। और कितना अमाउंट बचा है, तो फिर से 20% कंप्लीट होगा तो 80% बचा होगा, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, देखो जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो कितना बचा हुआ है, तो 20% दिया हुआ है तो उसमें क्या कर लो, 80% बचा तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। 80% का मतलब 0.8 से, ठीक है। जितना भी परसेंटेज दिया होगा, अगर जो उतना ही निकालना है तो आप क्या करो, उसको 100 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो नंबर में। ओके। और सिंपलेस्ट वे में समझना है तो ऐसा समझ लो कि 100 रुपये थे, उसमें से 20 रुपये खर्च कर दिए तो 80 रुपये बचे, या 20% खर्च कर दिए तो 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 80% बचा हुआ है, ठीक है। तो 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.8 80। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन में हर बार क्या कर रहे हैं, 0.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हर बार 20% उस कंसंट्रेशन का डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या एक्चुअली है, कॉमन रेशियो 0.8 यानी R0 अपॉन 0.8 R0 करोगे, या 0.6 R0 अपॉन 0.8 R0 करोगे तो क्या आएगा, कॉमन रेशियो सभी जगह 0.8 आएगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा सीरीज मैथ्स में पढ़ोगे याद है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीपी। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे बस मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर सेम इंटरवल कंसंट्रेशन आर इन जीपी। कंसंट्रेशन आर इन जीपी फॉर सेम टाइम इंटरवल होता है क्या, ठीक है, किसके लिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके, तो देखो इसको समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं जो हमने कर चुका ऑलरेडी। जैसे हाफ लाइफ के लिए हम लोग लेते हैं ना, हर बार हाफ लाइफ टाइम लेते हैं कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो हाफ लाइफ में रिड्यूस होगा तो क्या होगा, R0/2, फिर से हाफ लाइफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, R0/4, या A0/4 लिख लो, है ना, यहाँ पे A0 लिख रहे हैं चलो। तो A0 क्या हो गया 8, अगला हाफ में क्या हो जाएगा A0/16, और अगले टी हाफ में क्या हो जाएगा A0/32। हर बार क्या हो रहा है, सेम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं उसके। ओके, तो फर्स्ट टी हाफ का मतलब क्या है 50%, 50% का अगेन 50% मतलब 25% हो जाएगा, इनिशियल से 75%। फिर से क्या, जो 25% बचा है A0/4 का मतलब क्या है, 25% आपके पास बचा है और 75% खत्म। इसका मतलब और 25 का आधा तो 12.5, तो 75 हो चुका था, और 12.5 ऐड कर दोगे 12.5 तो क्या हो जाएगा 87.5%। अब देखो हमारे पास क्या बचा होगा 12.5, और उसका भी हाफ कर दे, है ना, टी हाफ, तो क्या हो जाएगा 6.25, है ना, 12.5 का आधा तो 93.75 कंप्लीट हो चुका होगा ना, 93.75%। तो देखो यहाँ पे पहला जो हाफ हुआ यानी 50% डिक्रीज हुआ, उसके लिए टाइम कितना लगा, टी हाफ, है ना। 50% का और 50% डिक्रीज होने में टी हाफ लगा, यानी इनिशियल से दुगना टाइम लगेगा, है ना, 75% जाने में। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, 75% और 87.5% वाला। तो 87.5% में 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगेगा। ओके, सिमिलरली अगर जो 93 देखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा 93.75, और अगर उससे भी आगे जाएँ तो क्या लग जाएगा 5 टाइम्स ऑफ टी हाफ, 5 गुना टी हाफ का। ओके, तो ये देखो जो मेथड है वो हमें क्या बता रहा है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो इसलिए बेनिफिशियल है। अगर जो सेम इंटरवल दिया हो तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टाइम को ऐड करते जा सकते हैं। ओके, तो इसको भी लिख ही लो, A0 332 है तो वहाँ पे क्या आया था 6.25 आया था, तो उसका आधा करेंगे तो 3.125 के अप्रॉक्स आ जाएगा, है ना। तो ये बन गया क्या 96 पॉइंट क्या बन जाएगा 975, है ना, 125 है तो परसेंट कंप्लीशन का है ये इतना परसेंट कंप्लीट हुआ है जो भी परसेंटेज लिखा है। ओके, सारे क्या है उतना कंप्लीट होने का टाइम है, ये सब 50%, 75%, 87 पॉइंट, 93 पॉइंट। क्लियर है ये, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन में अप्लाई करो, याद रखो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर तो हमारा आ गया जीपी। वहीं अगर जो जीरो ऑर्डर की बात करें तो ये क्या आएगा, हाँ सही गेस कर रहे हो, अगर जो आपने गेस किया है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि क्या आया था A0 माइनस ऑफ KT आया था, है ना। तो जीरो ऑर्डर क्या फॉलो करता है एपी को। ओके, तो अब ये सब चीज़ें हम बोर्ड में डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, तो जो प्रूफ था वहाँ से हम लोग क्या करेंगे अप्लाई, पर ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खास करके बोर्ड्स वगैरह में तो नहीं। तो देखो देखते हैं क्या हम लोग, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन
ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर बाय रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी रिएक्शन हमारे पास दिया हो। एक हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के फेज में, याद हो अगर आपको पूरा वीडियो देखते आ रहे हो तो ग्राफ में एक टेबल फॉर्म में दिया होता था, वहाँ से हम लोग पता करते थे कंसंट्रेशन को बढ़ाने से क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे हमें वो सब नहीं दिया होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया होगा, हाँ सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, उससे हम लोग पता करेंगे क्या ये जीरो ऑर्डर का है, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ओके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हम लोग नहीं बता सकते हैं, एलिमेंट्री का तो डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं ना रेट लॉ से, है ना, जो कि हम लोग बहुत ही आसान होता है। तो आरडीएस मेथड का क्या मतलब है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि हम लोग एक ही पढ़ने वाले हैं बस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे हम लोग, ये आप हमने ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है, क्या फ्रॉम द गिवन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से पता करेंगे, क्योंकि उसी से पता हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो वही है एक। उसमें क्या पता करेंगे, आरडीएस कौन सा स्टेप होता है, ये आप मेरे को कमेंट में बताओ, बिना अभी पेज पलटे याद करके खुद से। हाँ, तो अगर आपका आंसर स्लोएस्ट आया था वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्लोएस्ट स्टेप को। ठीक है, स्टीडी नहीं क्या, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, तो इससे एक्चुअली यही क्या हुआ, स्लोएस्ट स्टेप ही क्या होता था हमारा आरडीएस, कॉम्प्लेक्स के टाइम पे भी बताया था और मैंने बताया था इसका यूज कभी बाद में देखेंगे। देन सेकंड जो होगा हमारा वो क्या होगा, आरडीएस के बाद बताओ, हाँ आरडीएस के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होगा हम लिखेंगे रेट लॉ फॉर द आरडीएस, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेट लॉ, सिर्फ उसी के लिए। अभी एक एग्जांपल से हम लोग और समझेंगे। थर्ड में देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, अगर जो रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट है, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट में मौजूद है ही नहीं, हम क्या करेंगे उसको एलिमिनेट, और एलिमिनेट करने के लिए हमें 2-4 और रिएक्शन मैकेनिज्म दिए होंगे। ओके, उन सब से हम यूज करेंगे और उसको हटाएंगे वहाँ से। क्लियर है ये? तो ध्यान रखना अब इसका मतलब यहाँ पे इन स्टेप्स का, ओके, हाँ उसका नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CO प्लस Cl2 और ये बना रहा है हमारा COCl2। तो इसके लिए मैकेनिज्म दिया है हमारे लिए, फॉलोइंग लिख लेते हैं इसको बस ऐसे ही समझने के लिए आपका, फॉलोइंग मैकेनिज्म इज गिवन। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है हमारे लिए, Cl2 जो हो रहा है वो ब्रेक हो रहा है किसमें, हाँ 2Cl में, K1 फॉरवर्ड है और K2 बैकवर्ड है ना रिएक्शन। Cl प्लस CO क्या है, रेट कांस्टेंट, मतलब Cl प्लस CO से क्या बन रहा है हमारे पास दूसरे स्टेप पे, K1 डैश इसके लिए फॉरवर्ड और K2 डैश क्या है बैकवर्ड के लिए। तो ये क्या बन रहा है हमारे लिए, K3 नहीं सॉरी COCl बन रहा है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, COCl Cl2 से अगेन कंबाइन कर रहा है, इसके लिए रेट कांस्टेंट K3 दिया हुआ है जो कि COCl2 बना रहा है और साथ में क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो पहला वाला फास्ट है, दूसरा वाला भी फास्ट है और तीसरा वाला भी स्लो है। ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तभी आप बना पाओगे। ओके, तो रेट लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, रेट कहाँ से लिखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप, जो कि इसको आरडीएस बोलते हैं हम लोग। ओके, तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ COCl2 इंटू Cl2 गैस। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, पर एवरी स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ डायरेक्टली लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करते हो, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाता है ना। तो देखो यहाँ पे रेट में हमारा क्या आ गया है, K3 COCl2 और Cl2। ठीक है, तो COCl होगा यहाँ पे, है ना, COCl2 नहीं। तो COCl क्या है हमारा, इंटरमीडिएट, ये हमारा रिएक्टेंट का पार्ट नहीं है, तो इंटरमीडिएट है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले रेट कांस्टेंट से हटाना पड़ेगा।
और हटाने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है दूसरा। देखो सेम को यूज नहीं करेंगे COCl वाले को, यानी थर्ड को नहीं यूज करेंगे, सेकेंड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखो K1 डैश अपॉन K2 डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा COCl अपॉन मतलब कंसनट्रेशन ऑफ COCl और कंसनट्रेशन ऑफ Cl, ठीक है, और कंसनट्रेशन ऑफ CO सेकेंड वाले रिएक्शन से। ये तो पढ़ा ही हमने, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में K फॉरवर्ड अपॉन क्या होता है K बैकवर्ड। तो K1 डैश देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला लाइन पे और K2 क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में। यही क्या होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये वही हो गया। तो यहाँ से हमें COCl का कंसनट्रेशन मिल जाएगा क्या बताओ डायरेक्टली K1 डैश अपॉन K2 अपॉन नीचे आएगा, है ना, K2 डैश और यहाँ पे क्या आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ Cl और कंसनट्रेशन ऑफ CO आ जाएगा। ओके, यानी इस वाले वैल्यू CO को हम लोग क्या करेंगे, जो रेट निकाला हमने उसमें रखेंगे, है ना, COCl के जगह पे। तो क्या बन जाएगा रेट R इक्वल्स टू, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, K3 इंटू Cl2 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो COCl का वैल्यू निकाला उसको लिख रहे हैं। तो क्या बन जाएगा K1 डैश अपॉन K2 डैश और ये कंसनट्रेशन ऑफ Cl इंटू कंसनट्रेशन ऑफ CO। ओके, तो अब अगर जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो Cl आया हमारा वो भी क्या है इंटरमीडिएट है, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट क्या है CO और Cl2 है। तो अगेन Cl को क्या करेंगे इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम दो रिएक्शन मैकेनिज्म को यूज कर चुके हैं या दो स्टेप को जो यूज कर चुके हैं उसको नहीं लेंगे, है ना। देखो यहाँ पे हमारा क्या है Cl इंटरमीडिएट है तो फर्स्ट स्टेप को यूज करेंगे, है ना, क्योंकि सेकंड ऑलरेडी यूज हो चुका है और थर्ड से हमने क्या लिया है बताओ रेट लॉ ही बनाया है, यानी फर्स्ट ही बचता है हमारे पास। ओके, तो बस देखो यहाँ से हम लोग फिर से क्या लिखेंगे बताओ, हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला K1 अपॉन K2 वाला, है ना, इक्वल्स टू देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2Cl। तो ध्यान रखना यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का भी, ओके, भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2Cl है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिनको याद होगा समझ में आ गया, जिनको नहीं याद है देखो यहाँ पे Cl टू द पावर क्या होगा 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ओके। तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा डिवाइड में Cl2, ये रिएक्टेंट है हमारा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए Cl चाहिए, तो क्या लिख लेंगे K1 अपॉन K2 और यहाँ पे क्या करेंगे Cl2 को इस साइड में लेके आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl2 का कंसंट्रेशन और इक्वल्स टू Cl का कंसंट्रेशन मतलब का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से Cl की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से बताओ। Cl कंसंट्रेशन है ना, क्लोरीन का कंसंट्रेशन क्या मिल जाएगा K1 K2 इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन का अंडर रूट, है ना, ये है अंडर रूट, जड़ के नीचे नहीं, है ना, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से R इक्वल्स टू, यानी जो हमने निकाला है सेकेंड वाला इंटरमीडिएट जहाँ पे Cl था उस जगह पे हम लोग क्या रख देंगे Cl को रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा देखो K3 इंटू Cl2 K1 डैश अपॉन K2 डैश इंटू CO को पहले लिख लेते हैं, बाद में क्या करेंगे हम लोग इसको प्लेस कर देंगे Cl को। तो अब यहाँ पे Cl को प्लेस कर लेते हैं, क्या आया देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन K2 इंटू Cl2, है ना। अंडर रूट का मतलब फिर से वही स्क्वायर रूट है, मैं ऐसा बोलता हूँ, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। Cl2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 1/2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो ठीक है। तो बस अब फाइनली इसको एक साथ समराइज करके लिख लेते हैं K3 इंटू K1 डैश अपॉन K2 डैश इंटू अंडर रूट ऑफ क्या आया था K1 अपॉन K2 यानी स्क्वायर रूट, तो इसको 1/2 के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो हाफ हो गया और इंटू में क्या देखो क्या है Cl2 यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो क्या होता है Cl2 जिसका कोई नहीं होता है उसका एक होता है, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, और CO तो सिर्फ एक ही है तो CO ही रह जाएगा, है ना, Ca नहीं बन पाएगा वो। तो ये हमारा आ गया रेट,
ठीक है, जब क्या कर रहा हो CO और Cl2 आपस में रिएक्ट कर रहा हो और क्या बना रहा हो COCl2। ठीक है, तो ये आ गया रेट लॉ। अब हमसे ऑर्डर पूछ सकता है तो ऑर्डर तो आसानी से बता सकते हैं, है ना। Cl2 का क्या है 3/2 और CO का अगेन कोई नहीं है तो फिर से उसका 1, तो क्या बन गया, ऐड करोगे तो 5/2, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2.5 है। ओके, तो इसमें आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। इसमें कोई एक रेट कांस्टेंट क्या कर देगा, गायब, और उससे आपका वैल्यू पूछ लेगा, या यहाँ पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर बना सकता है Cl2 या CO को एक्सेस में करके। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आंसर निकालिए। ओके, थैंक यू।